दोस्तों, बी हैप्पी बी पॉजिटिव इन चैनल में मैं विशाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक यह वीडियो पहुंचने के लिए वीडियो को शेयर करें। नए नए कंटेंट मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। राम राम, सत श्री अकाल, वनक्कम, जय हिंद, जय भारत। पूर्व सैनिकों ने अपनी मांगों के समर्थन में नई दिल्ली में धरना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को ओआरओपी योजना के तहत भुगतान किए जाने वाले बकाया की सही मात्रा को निर्दिष्ट करते हुए एक नोट दाखिल करने का निर्देश दिया, जबकि यह देखते हुए कि यह दुखद है कि 4 लाख सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन के इंतजार में पहले ही मृत्यु हो चुकी है। एक बचाव विश्लेषक और अनुभवी इस मुद्दे की उत्पत्ति को देखते हैं। वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सरकार को उसके आदेशों का उल्लंघन करने वाले निर्देश जारी करने के लिए फटकार लगाई। अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी, जब सरकार को शीर्ष अदालत को एक नोट जमा करना होगा, यह दिखाने के लिए कि कितना बचा है, भुगतान के तौर तरीके और पेंशन भोगियों की प्राथमिकता। परिणाम जो भी हो, सरकार 15 मार्च 2023 तक ओआरओपी के सभी बकाया का भुगतान करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में विफल रही है। सरकार को कार्रवाई के लिए प्रेरित करे। वर्तमान संकट की उत्पत्ति 2013 में हरियाणा के रेवाड़ी में एक रैली में तत्कालीन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए एक चुनाव प्रचार भाषण में निहित है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की मंशा वित्तीय से अधिक राजनीतिक थी। यह तब स्पष्ट हुआ जब केंद्र सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद वादे को पूरा करने के लिए अपने पैर पीछे खींच लिए। कुछ ही समय बाद उसने पूर्व सैनिकों को एक बार फिर से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें मजबूर करने के लिए दिल्ली पुलिस को उकसाया। दिल्ली से बाहर अभी भी अपने शुरुआती वर्षों में सरकार आगे बढ़ने और वादों को पूरा करने का रास्ता खोजने के लिए काफ़ी हिल गई थी। प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक के लिए साल में 2 बार पेंशन तय करने के बजाय इसे हर 5 साल में तय करने का विकल्प चुना। ओआरओपी को जुलाई 2014 से वितरित किया जाना था, जिसका अगला निर्धारण 2019 में होना था। ओआरओपी को तय करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली से नाखुश सरकार द्वारा उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करने के बाद कुछ पूर्व सैनिक समूह अदालत में चले गए। सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय समिति को सरकार के फैसले से उत्पन्न होने वाली शिकायतों को दूर करने के लिए सीमित संदर्भ दिए गए थे। इसकी सिफारिशों को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। सरकार ने 2021 तक रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति को बताया कि समिति की रिपोर्ट विचाराधीन थी। मामला विचाराधीन होने और समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किए जाने के बहाने का उपयोग करते हुए सरकार ने 2019 में पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन में संशोधन नहीं किया। मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार को मजबूर होने तक महामारी का पालन किया गया। इसने बरकरार रखा ओआरओपी तय करने के लिए सरकारी कार्यप्रणाली, लेकिन जुलाई 2022 तक सभी बकाया को पूरा करने को कहा। समय सीमा तक सभी बकाया को चुकाने के बजाय सरकार ने अगले 2 वर्ष में वितरण को स्थगित कर दिया। सरकार ने तर्क दिया है कि सभी रक्षा पेंशनरों के ओआरओपी बकाया को साफ करना राष्ट्र के हित में नहीं है। यह दावा करते हुए कि यह अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए
किए गए आवंटन को प्रभावित करेगा। वो आरोपी को भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति, राजनीतिक जवाबदेही स्थापित करने और प्रत्येक भारतीय के अधिकारों को सुनिश्चित करने के बारे में मौलिक पुनर्विचार की आवश्यकता है। अदालत ने अब सरकार से कहा है कि वह सभी बकायों के भुगतान की समय सीमा बढ़ाने की नई याचिका पर विचार करने से पहले अपना पत्र वापस ले ले। इस मामले के आने वाले सप्ताह में सुलझने की संभावना है, लेकिन इसने आरोपी गाथा के बारे में कई अनसुलझे जटिल मुद्दों को रेखांकित किया है। उनमें से सबसे प्रमुख 2013 में एक चुनाव अभियान के दौरान वो आरोपी की मांग के वित्तीय प्रभावों को समझे बिना सहमत होने की राजनीतिक बुद्धिमत्ता है। इसके कार्यान्वयन के बाद से लगभग 57,000 करोड़ रुपए आरोपी के तहत खर्च किए गए और दिसंबर में संशोधित आरोपी को लागू करने के लिए वार्षिक व्यय लगभग 8,450 करोड़ रुपए अनुमानित था। रकम भारी है और बढ़ रही है। अगले वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद यह बोझ कई गुना बढ़ जाएगा। इसने महामारी का बहाना बनाकर 3 साल के लिए सैन्य भर्ती को पूरी तरह से रोक देने का चरम कदम उठाया। इन कमियों को पूरा नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि सेना से 1.5 लाख जवानों की संख्या कम करने को कहा गया है। यह सैनिकों पर दबाव डाल रहा है जब वे 3 साल के लिए चीन की सीमा पर आगे की रक्षात्मक मुद्रा में तैनात है, ताकि किसी और चीनी घुसपैठ को रोका जा सके। इन कदमों से भी रक्षा पेंशन पर कर्ज जल्द ही कम नहीं होगा। वास्तव में यह केवल घातीय रूप से बढ़ेगा। यह भारत में पेंशन योग्य सैनिकों की प्रारंभिक सेवानिवृत्ति की आयु के साथ संयुक्त रूप से भारतीयों के जीवन काल को बढ़ाने का एक सीधा कार्य है। जब 15वें वित्त आयोग ने रक्षा व्यय के मामले का अध्ययन किया तो उसने सरकार से वर्तमान में सेवा कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत नई पेंशन योजना में लाकर पेंशन देनदारियों को तुरंत कम करने के लिए कहा। दुर्भाग्य से उस सिफारिश को छोड़ दिया गया, जबकि कई राज्यों ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को वापस ले लिया है। वो आरोपी की समस्या को केवल राजकोषीय लक्षणों का इलाज करके नहीं सुलझाया जा सकता है। इसके लिए भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति, राजनीतिक जवाबदेही स्थापित करने, सामाजिक अनुबंध की पुनर्कल्पना करने और प्रत्येक भारतीय के अधिकारों को सुनिश्चित करने के बारे में मौलिक पुनर्विचार की आवश्यकता है। हमारे सैनिकों का सम्मान करने का मतलब यह भारतीयों का अपमान करना नहीं है। अगर हर भारतीयों का सम्मान किया जाए और उसकी देखभाल की जाए तो सैनिक की देखभाल अपने आप हो जाएगी। हमारे अधिकार, हमारे लोग, यह सुनिश्चित करना कि वो आरोपी हमारा प्रयास होना चाहिए। राम राम, सत श्री अकाल, वनकम, जय हिंद, जय भारत। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें नए नए कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।